हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में जो पहला टॉपिक हम लोग लिए हैं सिंपल सेंटेंस, उसमें आज हम नेक्स्ट लेंगे टॉपिक कि कैसे हम नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके वाक्य को कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। ठीक है, नाउन की जब हम बात करेंगे तो नाउन हम सबको पता है। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। जब हम किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का कोई नाम दे देते हैं, उसको हम किसी नाम से पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। तो हम जो पहले डिफिनीशन लेते थे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे कह लें या तो सीधे कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब जैसे हम किसी चीज़ का नामकरण कर देते हैं, उसको कोई नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, अब ये तो नाउन हो गया। फ्रेज की बात करेंगे, फ्रेज क्या होता है? इन तीनों का अर्थ जानेंगे। फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब का मतलब क्या है? विदाउट मेन वर्ब, है ना। जब शब्दों का समूह तो होगा, लेकिन अगर उसमें क्रिया नहीं होगी तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज और क्लाज में ही डिफरेंसेज आता है कि अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, नाउन और फ्रेज और क्लाज, तो आप बताएंगे कि देयर इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बिटवीन। लेकिन क्या होता है फ्रेज में? क्या होता है? फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा विदाउट वर्ब, शब्दों का समूह होगा लेकिन बिना क्रिया के, उसमें क्रिया नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट विथ मेन वर्ब, लेकिन उसके साथ मुख्य क्रिया होगी। यहाँ पे क्या है? विदाउट मेन वर्ब, यहाँ पे विथ हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड क्लॉज। दूसरा इसमें है आता है आपका फ्रेज। फ्रेज हो गया, सॉरी, अपोजिशन। अपोजिशन क्या होता है? साइड बाय साइड मीन्स बगल में। ओके, इस तरीके से तीनों का अर्थ हो गया कि नाउन क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, अपोजिशन। इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं? तो कैसे इसका प्रयोग करेंगे? हेडिंग डाल देंगे प्रयोग। कैसे करेंगे? जब दिए गए वाक्य में से किसी एक वाक्य के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में कोई बात कही गई हो, कोई बात किसके रूप में कही गई हो? नाउन या फ्रेज के रूप में कही गई हो, कही गई हो। ठीक है, जब दिए गए वाक्य में से किसी एक वाक्य के, या तो उसके सब्जेक्ट के बारे में बात की गई होगी, या तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई होगी, या तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की गई होगी। लेकिन वो जो बात की गई होगी उस वाक्य के सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, या तो नाउन के रूप में होगा। नाउन होगा तो क्या होगा? सिंगल वर्ड होगा। और फ्रेज होगा तो क्या होगा? शब्दों का समूह। तो क्या करेंगे? तो सिंथेसिस बनाते समय उस नाउन या फ्रेज को दो कॉमा के बीच लिख देते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अब कैसे? यदि आगे लिख करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यदि सब्जेक्ट
के बारे में कोई बात कही गई है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद आए हुए नाउन या फ्रेज को दो कॉमा के बीच लिख देते हैं। इसके बाद दूसरे वाक्य में आए हुए क्रिया से शुरू होने वाले शेष भाग को आगे जोड़कर लिख देते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तब एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि आपने लिखा जब दिए गए वाक्य में किसी वाक्य के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में कोई बात कही गई हो सकता है जो बात कही गई हो उसी पहले ही वाक्य में हो, या तो हो सकता है दूसरे वाक्य में हो, या तो हो सकता है दोनों वाक्य में हो। कभी कभी दोनों वाक्य में भी देगा, तो क्या करेंगे, जब हम वाक्य को सिंथेसिस करेंगे तो उस नाउन या फ्रेज को ठीक उसके बगल में रखेंगे, दो कामा के बीच लिख देते हैं। और यदि सब्जेक्ट के बारे में, अब दो कामा के बीच कब लिखेंगे, जब सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तब। अगर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है तो हम कैसे रखेंगे, तो आपने लिखा यदि सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही गई है तो सब्जेक्ट पहले लिख देंगे। लिखने के बाद जो पहले वाक्य या दूसरे वाक्य में जो नाउन या फ्रेज आया होगा उसको दो कामा के बीच लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाद दूसरे वाक्य में जहाँ से क्रिया शुरू होगी उसके शेष वाक्य को आगे जोड़कर हम लिख देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात हो रही है तब क्या करेंगे, लेकिन यदि लिखेंगे आगे, लेकिन यदि वाक्य की ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में कोई बात कही गई है तो ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट वाले वाक्य को पूरा लिखने के बाद कॉमा लगा देते हैं। पूरा वाक्य लिख देंगे फिर कॉमा लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दूसरे वाक्य में आए हुए नाउन या फ्रेज को आगे जोड़कर लिख देते हैं जैसे। ओके, इतना समझना पड़ेगा कि नाउन या फ्रेज क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग करना कुछ नहीं, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखेंगे कि जब हम किसी वाक्य के या सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात होगी, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में जो बातें होगी, या तो हो सकता है उसी वाक्य में हो या तो दूसरे वाक्य में। जो बातें होंगी किसके रूप में होंगी, या तो नाउन के रूप में होगा या तो फ्रेज के रूप में होगा। नाउन होगा तो सिंगल वर्ड होगा, फ्रेज होगा तो शब्दों का समूह होगा।
तो अगर किसी वाक्य सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट के बारे में या तो उसी वाक्य में या तो दूसरे वाक्य में कोई बात की गई है नाउन या फ्रेज के रूप में, तो सिंथेसिस जब बनाएंगे तो अगर सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर पहले वाक्य में नाउन या फ्रेज दिया गया है तो उसको दो कामा के बीच लिख देंगे, अगर या दूसरे वाक्य में दिया है तो उसको लिख देंगे दो कामा के बीच, अगर दोनों में दिया है तो किसी एक को रख देंगे। बात समझ आ रही है? किसी एक को रख देंगे, फिर दो कामा के बीच जैसे रखेंगे फिर हम दूसरे वाक्य में से लेंगे। दूसरे वाक्य में जहाँ से क्रिया शुरू होगी लिखने के बाद इसके दूसरे वाक्य में आए हुए क्रिया से शुरू होने वाले शेष भाग को आगे जोड़ के लिखते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रहा है, वाक्य के ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट के बारे में बात हो रहा है, तब क्या करेंगे? जिस वाक्य के ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट के बारे में बात होगी उस वाक्य को ही पूरा हम लिख देंगे। आपने लिखा है ना? नहीं तो ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट वाले वाक्य को पूरा लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर दूसरे वाक्य में जो नाउन आया होगा जो सिंगल वर्ड होगा या तो फ्रेज को आगे जोड़कर हम लिख देंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही साधारण एग्जाम्पल है। शेक्सपियर died in 1616. He was the greatest poet and dramatist. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दोनों वाक्य में शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है। शेक्सपियर died in 1616. शेक्सपियर 1616 में मर गया, उसकी मृत्यु हुई। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। दोनों वाक्य में शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है तो शेक्सपियर क्या सब्जेक्ट है। जैसे ही सब्जेक्ट के बारे में बात होगी पहले लिख देंगे, ये नहीं देखेंगे कि नाउन या फ्रेज है कि क्या है, पहले शेक्सपियर को लिख देंगे। आप लिख दीजिए, फिर क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे। ठीक है, मतलब दो कामा जो नाउन या फ्रेज। अब क्या करेंगे? अब दूसरे वाक्य में या तो पहले वाक्य में या तो दोनों वाक्य में नाउन या फ्रेज दिया होगा तो पहले वाक्य में तो क्रिया दी है, फ्रेज है नहीं, नाउन भी नहीं है, तो दूसरे वाक्य में दिया है और एक फ्रेज है। फ्रेज क्या है? द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर क्या है? उसी के बारे में। नाउन या फ्रेज का यहाँ अर्थ क्या है? उसके उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल्स दिया है किसके बारे में? शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन है? द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। फिर क्या लगाने? फिर दो कामों के बीच। जैसे हमने बताया कि शेक्सपियर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, पहले वाक्य में कोई नाउन या फ्रेज नहीं दिया है, दूसरे वाक्य में दिया है कि द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, जो कि क्या है? फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि शब्दों का समूह है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, तो उसको दो कामा के बीच, यहाँ कामा यहाँ दो कामा के बीच लिख देंगे। और जैसे ही अगर एक वाक्य में से नाउन या फ्रेज रख देंगे तो दूसरे वाक्य में से क्रिया रखेंगे, और दूसरे वाक्य यहाँ से है तो हो जाएगा यहाँ पे डाइड इन 1616। ध्यान रखेंगे, जिस वाक्य में से नाउन या फ्रेज ले लेंगे उसमें से क्रिया नहीं रखेंगे, उसको कामा लगा करके दूसरे वाक्य में से नाउन या फ्रेज को हम रख देंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल। कालिदास wrote Shakuntalam he was a great poet। इतना ही लिखते हैं। कालिदास रोट शाकुंतलम। कालिदास ने क्या लिखा? शाकुंतलम लिखा। वह क्या थे? ही वॉज ए ग्रेट पोएट, वो एक महान कवि थे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? कालिदास के बारे में। जैसे ही सब्जेक्ट के बारे में बात होगी हम लिख देंगे कालिदास। फिर अब देखेंगे इस जो कालिदास के बारे में बात हो रही है, पहले वाक्य में बात हो रही है कि दूसरे वाक्य में बात हो रही है? हम देख रहे हैं दूसरे वाक्य में बात हो रही है, जो कि फ्रेज है। फ्रेज क्या है? अ ग्रेट पोएट, दो कामा के बीच लिख देंगे अ ग्रेट पोएट, फिर क्या लगा देंगे? कामा। जब सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो आए हुए नाउन को दो नाउन या फ्रेज को दो कामा के बीच लिख करके दूसरे वाक्य में यहाँ से क्रिया शुरू होगी तो क्या करेंगे? उसके शेष भाग को आगे जोड़ के लिखेंगे। रोट
शाकुंतलम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। लंदन is the biggest city in the world। पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है इट इज द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। देखेंगे ध्यान से, तो कहता है कि लंदन इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, बिगेस्ट, है ना, कम सुपरलेटिव डिग्री। लंदन इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। फिर कहता है कि इट इज द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। या ग्रेट ब्रिटेन की क्या है, राजधानी है। तो देख रहे हैं किसके बारे में बात हो रही है, लंदन के बारे में। पहले वाक्य में भी बात हो रही है, दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। इट का प्रयोग किसके लिए है, लंदन के लिए। सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो पहले लिख देते हैं इसको हम लोग, लंदन हो गया, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि दोनों वाक्यों में फ्रेज दिया है। क्या दिया है, द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मैंने बताया जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में कोई बात कही गई होगी, या तो पहले वाक्य में होगा, या तो दूसरे वाक्य में होगा, या तो दोनों वाक्यों में। अब सवाल उठता है जब दोनों वाक्यों में दिया है तो किसी एक को पहले रख लेंगे, चाहे इसको रख लें चाहे इसको रख लें। अगर इसको रख लेंगे इस फ्रेज को तो दूसरे वाक्य में यहाँ से क्रिया शुरू होगी, आगे जोड़ के लिख देंगे। अगर इसको रख देंगे तो फिर यहाँ से क्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है, एक ही मतलब है। तो किसी को भी रख सकते हैं, कामा किसी को लिख देते हैं, द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। फिर कामा लग गया, दोनों कामा के बीच इसको रख देंगे फ्रेज को। फिर कामा लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से शुरू लेंगे करेंगे तो हो जाएगा इज द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, लंदन कामा द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कामा इज द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। फिर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। विद्यालय चूंकि कल से खुल रहा है, आप सभी लोग विद्यालय में कोविड नियमों का पालन करते हुए आएँ और क्लासेज अटेंड करें। ओके, थैंक यू।